मसरूकात पे बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ कि बात क्या हुई। देखिए बेटे, बिजनेस जो है वो अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली बिजनेस वक्त के साथ साथ एक्सपैंड होता है, वक्त के साथ साथ उसकी एक्सपेंशन होती है। जब बेटा बिजनेस की एक्सपेंशन होती है तो उसकी कुछ माली ज़रूरियात भी होती है, डेफिनेटली कुछ फाइनेंशियल नीड्स होती हैं। ये जो फाइनेंशियल नीड्स होती है किसी भी बिजनेस की, हमने इन फाइनेंशियल नीड्स की बात करेंगे तो ये फाइनेंशियल नीड्स दो तरह की होती हैं। एक शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं। शॉर्ट टर्म पैसा चाहिए लेकिन थोड़े अरसे के लिए, पैसा चाहिए लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। लाइक बहुत सारे सीजनल बिजनेस होते हैं बेटे, ऐसे बिजनेस जो सीजन के चलते हैं। फॉर एग्जांपल अब सर्दियों का मौसम है, आप देखें जैकेट्स, शर्ट्स, गर्म चादरें, गर्म कपड़े ये बिक रहे हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं मार्च में नहीं बिकते, अप्रैल में नहीं बिकते, मई में नहीं बिकते, जून में नहीं बिकते, जुलाई में नहीं बिकते, अगस्त में नहीं बिकते, सितंबर में नहीं बिकते। इसका मतलब वो जो 7 महीने हैं, उन 7 महीनों में इसकी प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन ये बिक नहीं रहे। तो हम कहेंगे भाई आपका कैश लग रहा है, आपके एक्सपेंसेस तो हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो हो रही है, लेकिन रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। तो बेटा जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो मालिक की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे लगाएगा, वो पैसे खर्च कैसे करेगा, ये एक सवाल पैदा हो जाता है ना हमारे पास यहाँ पे। इसके अलावा अब सर्दियों का मौसम है, आपको पता है आपके एसी नहीं बिक रहे, आपके पंखे नहीं बिक रहे, इनकी डिमांड क्या है, जीरो हो गई है, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग तो हो रही है। डॉलर्स वाले, वेव्स वाले, पेल वाले, हायर वाले ये अपनी प्रोडक्शन तो कर रहे हैं, लेकिन उस प्रोडक्शन को करने के लिए पैसे इनके पास नहीं है। आउटफ्लो ऑफ कैश हो रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश नहीं है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, रेवेन्यू नहीं है। तो बेटा इस केस में ये जो बिजनेसेस होते हैं, सीजनल बिजनेसेस होते हैं, ये सीजनल बिजनेस क्या कहते हैं बेटे, शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं। वो शॉर्ट टर्म लोन्स लेते हैं और शॉर्ट टर्म लोन्स लेके क्या कहते हैं अपनी जरूरत को पूरा कर देते हैं। जी ये कौन से बिजनेस है हमारे, सीजनल बिजनेस है। तो बेटा ये हमारे शॉर्ट टर्म नीड्स हैं। अब आते हैं सर बिजनेस की लॉन्ग टर्म नीड्स की तरफ। पैसे के लंबे समय के लिए और ह्यूज अमाउंट चाहिए, तो बेटा इसमें दो ऑप्शन होती हैं। एक ऑप्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले, जो क्या कहते हैं कंडीशन है वो क्या है कि आप क्या इशू करते हैं, शेयर इशू करते हैं। अपने शेयर इशू करते हैं तो शेयर के सर्टिफिकेट होते हैं, वो लोग जो शेयर खरीदेंगे वो बन जाएंगे शेयर होल्डर। शेयर होल्डर कंपनी के ओनर होते हैं, ओनर के पैसे को बेटे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है और बेटा इन्वेस्टमेंट में क्या मिलता है, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं। हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि शेयर्स किन लोगों को किस किस तरीके से इशू होते हैं। हमने अब बताया दूसरी तरफ कि भाई कंपनी अगर शेयर इशू करना ना चाहे, क्योंकि कंपनी के शेयर बहुत सारे पहले ऑलरेडी इशू कर दिए हुए हैं, तो क्या कंपनी के पास कोई दूसरी ऑप्शन है, कंपनी क्या कैसे पैसे इकट्ठे कर सकती है? तो बेटा उसका जवाब ये है कि वो क्या ले, लॉन्ग टर्म लोन्स ले, वो लोगों से क्या ले, कर्जा ले ले, वो लोगों से पैसे उधार पे उठा ले। अब अगर उसने पैसे उधार पे उठाने हैं, लोन लेना है, तो उसको सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि वो बैंक के पास जाए, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाए और कहे मुझे क्या लेना जी, लोन लेते हैं। दूसरी ऑप्शन क्या है जो हमारा मेन टॉपिक भी है कि बेटा वो लोन किससे ले, पब्लिक से ले। अब पब्लिक से लोन लेगा तो डेफिनेटली जब पब्लिक के पैसे मिलने भी है तो हमने क्या इशू किए थे, शेयर इशू किए थे। शेयर क्या है, सर्टिफिकेट्स है। इसी तरह सेम उसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर कंपनी पब्लिक से लोन ले रही है तो कंपनी पब्लिक को सर्टिफिकेट इशू करेगी। क्यों? क्योंकि लोन्स क्या होते हैं बेटे, हमारी लायबिलिटीज होती हैं जी। जैसे हम लोग सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे, वो सर्टिफिकेट जो क्या कराएंगे, हमारे डिबेंचर्स कराएंगे। वो लोग ये डिबेंचर खरीदेंगे वो बन जाएंगे डिबेंचर होल्डर। डिबेंचर होल्डर पर कंपनी के लोन क्रेडिटर होते हैं और
क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर्स को क्या पे करते हैं जी, इंटरेस्ट पे करते हैं। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपनी टू पब्लिक बाय फॉर टेकिंग लॉन्ग टर्म लोन्स। डिबेंचर वो डॉक्यूमेंट है, डिबेंचर वो सर्टिफिकेट है जो कंपनी ने इशू किया है लंबे सारे ऐसे कर्जे लेने के लिए। तो ऐसे लोन्स को हम क्या कहेंगे मेरे बच्चे, डिबेंचर्स कहेंगे। इसका मतलब हमने डिबेंचर की डेफिनेशन यहाँ पे डिस्कस कर दी कि डिबेंचर एक ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी इशू करती है ताकि कंपनी लॉन्ग टर्म लोन्स दे सके, लंबे टाइम के लिए कर्जा ले सके। अब डिबेंचर्स की काइंड्स की बात करते हैं। तो डिबेंचर की जो काइंड्स हैं, डिबेंचर को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन कहते हैं वापसी को। बेटा असूल तो यही है ना हमारा, जब कोई लोन लेते हैं तो हमें वापस करना होता है। अब वापसी के बारे में 2 बातें हैं, एक होते हैं रीडीमेबल डिबेंचर्स और दूसरे होते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स। रीडीमेबल डिबेंचर्स बेटा ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जो एक कंपनी इशू करती है और ये वादा करती है लोगों से कि एक खास फिक्स टाइम पीरियड के बाद हम क्या करेंगे, लोगों को इन डिबेंचर्स के पैसे वापस कर देंगे, यानी कि विच आर रीपेएबल आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड, जो वापस हो जाएंगे एक खास टाइम पीरियड के बाद। दूसरे होते हैं बच्चे इररिडीमेबल डिबेंचर्स, नाकाबिले वापसी। मतलब जब तक कंपनी की एग्जिस्टेंस है, जब तक कंपनी कारोबार कर रही है, जब तक कंपनी हारने की तरफ नहीं चली जाती, इनके पैसे लोगों को वापस नहीं होंगे, ये लोन कंपनी की तरफ रहेगा। तो हम सिंपल ये कहेंगे कि ऐसे डिबेंचर जो एक खास मुद्दत के बाद कंपनी लोगों को वापस कर देगी, रिडीमेबल डिबेंचर्स कहेंगे। और ऐसे डिबेंचर जो कंपनी की एग्जिस्टेंस के दौरान, कंपनी के वजूद के दौरान, जब तक कंपनी काम कर रही है उस वक्त तक लोगों को वापस नहीं होंगे, ऐसे डिबेंचर क्या कहेंगे, हमारे इररिडीमेबल डिबेंचर्स। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या है, कफालत। मतलब आप इससे लोन लेके जाते हैं तो पहले आपसे सिक्योरिटी मांगता है, गारंटी मांगता है, मुझे कोई चीज सिक्योरिटी के तौर पर लिखवा दो, जमानत के तौर पर लिखवा दो। अब इसमें भी 2 बातें हैं, एक होते हैं सिंपल और नेकेड डिबेंचर्स और दूसरे होते हैं मॉर्गेज डिबेंचर्स। बेटा सिंपल और नेकेड डिबेंचर्स बेसिकली वो डिबेंचर्स होते हैं जिनके अगेंस्ट हमने लोन लेते हुए कोई भी अपना एसेट एज ए सिक्योरिटी नहीं ले पाया, यानी कि हमें अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरे होते हैं बेटा मॉर्गेज डिबेंचर्स। मॉर्गेज डिबेंचर बेटा वो डिबेंचर्स होते हैं जिनके अगेंस्ट हमने लोन लेते हुए अपना कोई एसेट जमानत के तौर पर रखवाया होता है। तो ऐसे डिबेंचर्स को क्या कहते हैं जी, मॉर्गेज डिबेंचर्स। नंबर 3 इज ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, बेटा रजिस्ट्रेशन की बेस पे, रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पे मैं आपको इसकी बड़ी आसान सी बात समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे अपना मोबाइल बेचना है, मोबाइल बेचने के लिए मैं दुकानदार के पास गया, दुकानदार को जाकर सेट दिखाया, उसने मेरा सेट देखा, उसने उसका कहते हैं उसकी कंडीशन चेक की, उसने मुझे डब्बा है, मैंने कहा जी है, चार्जर है, मैंने कहा जी है, हैंड फ्री है, मैंने कहा जी है, उसने कहा मैं आपको इसके 10,000 दूंगा, मैंने कहा जी नहीं। उसने मुझसे मोबाइल क्या कहते हैं लिया, मुझसे मेरे ID कार्ड की कॉपी ली और मुझे 10,000 रुपया दे दिया, मैंने जेब में डाला और मैं घर आ गया। क्या इस मोबाइल को बेचने के लिए मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत पड़ी? नहीं, क्योंकि मोबाइल मेरे नाम पे रजिस्टर्ड नहीं था। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल इससे होता मैंने अपनी बाइक बेचनी है, तो बेटा बाइक को बेचने के लिए सबसे पहले जब मैं एग्रीमेंट करूंगा, मैंने बाइक बेचने के लिए 50,000 ले लो, मैंने कहा ठीक है दे, तो सबसे पहले क्या होगा बेटे, कागजात ट्रांसफर होंगे, ट्रांसफर डीड होगी। इसका मतलब मैं अपनी बाइक उसके नाम ट्रांसफर करूंगा,
इसका मतलब अब मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी कि मैंने क्या कर दी, बाइक सेल कर दी है। तो इसका मतलब वो बाइक मेरे नाम पे रजिस्टर्ड थी। बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट है मेरा एसेट वेंचर, जिन्हें बेचने के लिए आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं होते। वो सिंपली आपने ऐसे डिलीवर किए, पैसे अपने जेब में डाले, काम खत्म हो गया। एसेट वेंचर्स को हम कहते हैं बेयर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स बेटा वो डिबेंचर होते हैं जो मेरे नाम से रजिस्टर्ड है, जो मेरे नाम से क्या है, रजिस्टर्ड है। एसेट डिबेंचर्स को बेचने से पहले मुझे कंपनी को बताना पड़ेगा कि सर मैं एक डिबेंचर आपके बेच रहा हूं। तो एसेट डिबेंचर्स को हम क्या कहते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कहते हैं। फोर्थ वन ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। बेटा कन्वर्जन कहते हैं तब्दील होना। इसमें दो कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट जो आपका आता है जिसे हम कहते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, और दूसरे होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। एसेट डिबेंचर जो एक खास मुद्दत के बाद शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन्हें हम कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं। और ऐसे डिबेंचर जो एक खास मुद्दत के बाद शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते, उन्हें हम नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कहते हैं। तो एक डिबेंचर की चार क्लासिफिकेशंस हैं, रिडम्पशन की बेस पे, सिक्योरिटी की बेस पे, रजिस्ट्रेशन की बेस पे और कन्वर्जन की बेस पे। उम्मीद है आप लोगों को ये चारों के चारों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। अब बेटे जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो डिबेंचर्स से रिलेटेड तीन स्टेजेस होती हैं जी। सबसे पहली स्टेज होती है इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर्स, दूसरी स्टेज होती है अपना पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की, और तीसरी होती है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स की। इंटर के सिलेबस में, आईकॉम के सिलेबस में, सेकंड ईयर के सिलेबस में बेटा पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर वाले केसेस नहीं है, सिर्फ एक ही केस है, वो है इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर्स का। तो बेटे आज के लिए इतना ही। इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने दिया, हमने इसकी डेफिनेशन सीखी, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया, इसकी क्लासिफिकेशंस की बात की, और ये देखा कि डिबेंचर इशू करने के कितने स्टेप्स हैं। अब बेटे कल इंशाअल्लाह इससे आगे बात होगी। अल्लाह ताला सबको आसानियां दे और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करने की तौफीक अता फरमाए।